नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सिंह। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में कार्यरत हूँ और मैंने आज ये डिसाइड किया है कि मैं रात्रि के समय प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर एक वीडियो डाला करूँगा, जिसका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होगा कि मुझे उससे कोई आर्थिक लाभ कमाना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होगा कि मैं अपने उन दोस्तों के साथ संवाद स्थापित कर सकूं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की या दूसरी नौकरियों की, ताकि वो अगर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या कोचिंग जाने में समर्थ नहीं है, उसकी फीस देने में समर्थ नहीं है, तो उनको कुछ सहायता मिल सके, उनके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो इस पर्पज़ से, इस उद्देश्य से आज से मैंने वीडियो बनाने शुरू किए हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। अब सवाल ये उठता है कि मैंने बायोडाइवर्सिटी का ही टॉपिक क्यों चुना है आज? क्योंकि 5 जून 2020 को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2020 में पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में कहें तो जैव विविधता उत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को उठाया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी जो डे है, जैव विविधता दिवस है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, जो कि सेलिब्रेट किया जा चुका है। यहाँ पर मैं बायोडाइवर्सिटी आज इसलिए उठा रहा हूँ कि 2020 में विश्व पर्यावरण की जो जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो जैव विविधता है क्या, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको मैं एक लाइन में बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि धरती पर, या ये कहें कि हमारे पर्यावरण में जितनी भी वनस्पतियां हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबको मिलाकर जो समूह बनता है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। दूसरे शब्दों में कहें तो जो फ्लोरा और फौना है, उनकी जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं, उन सब को मिलाकर जो क्लस्टर तैयार होता है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आप समझ गए कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता में जितने भी जीव जंतु आएंगे, कीट पतंगे हों, पशु पक्षी हों, जानवर हों, पशु जानवर हों, इंसान, खुद इंसान भी बायोडाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है ना। या जितनी भी वनस्पतियां हों, घास फूस से लेकर, फसलों से लेकर, बड़े पौधे, छोटे पौधे, जड़ी बूटियां, और जो एल्गी हैं, शैवाल हैं, इस तरह की भी चीज़ें, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो इन सब को मिलाकर जो एक समूह बना उसे हम कहते हैं जैव विविधता। अब इसकी चर्चा क्यों होती है, बायोडाइवर्सिटी की चर्चा क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो जीवन है, या धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो 3 चीज़ों से जुड़े हुए हैं: जमीन, मिट्टी, दूसरा आकाश या हवा, और तीसरा जो है पानी। और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं, इनका एक साइकिल बना हुआ है, तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। उसी तरह से फ्लोरा और फौना जो हैं, जितने भी जीव जंतु हैं या जितनी भी वनस्पतियां हैं, वो भी, उनका भी लाइफ साइकिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जंगल में जो है, आप देखिए कि जंगल में जो मांसाहारी पशु हैं वो शाकाहारी पशुओं को खाते हैं, शाकाहारी पशु वनस्पतियों को खाते हैं, और इस तरह से वहाँ पर एक बैलेंस बना रहता है एनवायरनमेंट में। जैसे कि जब जो शाकाहारी पशु हैं वो घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, तो इस तरह से वो जंगलों को साफ करते हैं। और दूसरे तरीके से जब मांसाहारी पशु जो है शाकाहारी पशुओं को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या को वो बैलेंस करते हैं। उसी जंगल में सांप होते हैं, जहरीले कीट पतंगे होते हैं, वो इन मांसाहारी पशुओं को काट लेते हैं कभी कभी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखा जाए तो वो भी उसको बैलेंस कर रहे हैं, पर्यावरण को वहाँ के। तो एक चेन बनी हुई है ना। या जो बड़े बड़े पशु हैं, उनके ऊपर पक्षी बैठते हैं और उनके ऊपर जो कीट पतंगे होते हैं बड़े पशुओं के, उनको खाते हैं, उनके शरीर की सफाई करते हैं।
तो बड़े पशुओं से उनको भोजन मिल रहा है, पक्षियों को, और पक्षी जो हैं वो उन कीट पतंगों को खाकर बड़े पशुओं को बीमारी से बचा रहे हैं। वो खुद उन कीट पतंगों का जीवन भी बड़े पशुओं पर निर्भर है। और अगर हम वनस्पतियों पे आ जाएं तो वनस्पतियां भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। छोटे छोटे पौधे अपनी खुराक बड़े पौधों से हासिल करते हैं। छोटे पौधे सड़ते हैं तो घास फूस सड़ती हैं तो वो खाद बन जाती है और वो बड़े पौधों के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति का माध्यम बनते हैं। अगर हम फ्लोरा और फौना को भी देखें तो हम जो है या जो जीव जंतु हैं वो CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रयोग जो पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो भोजन निर्माण में करते हैं। और जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि सभी जीव जंतु, हमारे लिए हो या कीट पतंगे हो या पक्षी हो, उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? वनस्पतियों से। तो इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी, अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरी जीवन श्रृंखला को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आप देखिए भी कि ऐसा हो रहा है। मानव समाज ने अपने विकास की दौड़ में जंगलों को खत्म कर दिया है, नदियों को दूषित कर दिया है, वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया है। वायुमंडल में प्रदूषण के चलते असंख्य जीव जो आकाश में विचरण करने वाले पक्षी थे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। जमीन प्रदूषित होने के चलते छोटे छोटे जीव जंतु जो कि हमारी कृषि के लिए लाभकारी होते हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं, खत्म हो चुके हैं बहुत सारे जंतु। जंगलों को हमने खत्म किया तो आज देखिए जंगल से पशु निकल कर आते हैं, मानवीय बस्तियों में एंट्री कर रहे हैं। जंगलों से हमने बड़े मांसाहारी पशुओं को खत्म कर दिया तो वहां से नील गाय जैसे पशु निकलते हैं और वो मानवीय बस्तियों में प्रवेश करते हैं, मानवीय फसलों को खाते हैं। जंगलों को खत्म करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है और हम ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हजारों बीमारियों का शिकार होते हैं। अभी जैसे वर्तमान में आप कोरोना संक्रमण को ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है, जो कोरोना वायरस है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है। और हमारा जो हमारा श्वसन तंत्र है वो तो पहले से ही कमज़ोर है, क्योंकि हम दिन भर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध वायु तो हमें मिलती ही नहीं, हमें सिर्फ धूल मिट्टी और कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं धक्कड़ ही मिलता है, जिसकी वजह से हमारा श्वसन तंत्र तो पहले से ही कमज़ोर हो चुका है। अभी आपने एक टिड्डियों का हमला आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया भर में जो टिड्डियों का संकट आया हुआ है, भारत पाकिस्तान जैसे देश जो हैं इसका सामना कर रहे हैं। आप महसूस करिए कि टिड्डियों की आबादी एकाएक इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने उन पक्षियों की संख्या को घटा दिया है। अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से पक्षी समाप्त हो गए हैं, वे पक्षी जो टिड्डियों को अपना भोजन बनाते थे, टिड्डियों को मारते थे। तो जो टिड्डियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने का जो प्राकृतिक माध्यम था वो हमने नष्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए हम कीटनाशक छिड़केंगे और छिड़क रहे हैं। उन कीटनाशकों की वजह से टिड्डियां तो मरेंगी ही, परंतु उसके साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे कीट पतंगे भी मर जाएंगे। और वो जो कीटनाशक हैं वो फसलों में भी जाएंगे और उन फसलों के माध्यम से हमारे शरीर में भी जाएंगे। तो आप देखिए कैसे कि हमने एक जो साइकिल है, जो चक्र है प्रकृति का, उसको हमने डिस्टर्ब किया ना। अगर आप देखें तो जो कोरोना संक्रमण जो है, जो महामारी है, वो भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करने की वजह से ही है। अगर हम चीन में जो वेट मार्केट है, उन लोगों ने चमगादड़ों को खाया या ऐसे पशुओं को, जैसे कि इसमें जो ये वायरस है माना जाता है कि चमगादड़ से निकला है, तो वहाँ पर चमगादड़ों को और बहुत सारे जीव जंतुओं को खाने की उनकी जो प्रथा थी, वहाँ से वायरस निकला।
चलिए निकल गया, उसको आप छोड़ दीजिए, उस पॉइंट को अगर हटा भी दें तो इतनी ज़्यादा महामारी, इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में मौतें क्यों हो रही हैं? सबसे ज़्यादा अटैक जो ये वायरस कर रहा है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कर रहा है, हमारे श्वसन तंत्र पर। और हमारा श्वसन तंत्र जो है वो जो है पहले से ही कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि जो औद्योगिकीकरण की दौड़ है, जो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो अंधाधुंध जो फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, जो कारखाने लगाए गए हैं, मोटर्स जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, हमने जंगलों को ख़त्म कर दिया है, नदी नालों को प्रदूषित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हमने अपना इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर किया है, हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर किया है। तभी तो ये जो वायरस है हमारे लिए जानलेवा बन गया है। आपको पता है कि गांव में जो अब मिट्टी से हमारा संपर्क नहीं होता है, मिट्टी से हमारा संपर्क नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा टाइल्स और फर्श पर ही हमारा मूवमेंट होता है। आज हम वैक्सीन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें कोरोना के लिए वैक्सीन बनानी है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आपको पता है जो गांव की जो मिट्टी होती है वो अपने आप में ही एक वैक्सीन होती है। जो बच्चे मिट्टी में गांव में खेलते हैं छोटे से ही, उनके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे संपर्क में आकर बच्चों का इम्यून सिस्टम धीरे 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 मजबूत होता चला जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम तो वैसे ही कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि जो नेचुरल वैक्सीन थी उससे तो हम कट चुके हैं, वो वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमने हर जगह हर जगह फर्श बना दी है, हर जगह कीटनाशक छिड़क दिए हैं, हर जगह पत्थर बिछा दिए हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, हमें पूरे जो वायुमंडल है या स्थल मंडल है या जल मंडल है या पूरा पर्यावरण जो है उसमें एक संतुलन बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना ही होगा। हम जो फसलें खाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, वो भी तो बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। हम जो औषधियाँ बनाते हैं वो भी तो बायोडाइवर्सिटी से ही निकलती हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या है। और अगले वीडियो में भी मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा। और अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे गुड नाइट कहता हूँ, शुभ रात्रि, और फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।